हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेव फंक्शन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के साथ साथ बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। आप क्वांटम मैकेनिक्स की बारे में जब तक स्टडी करेंगे तब तक ये टॉपिक यूज होगा, चाहे आप बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें या एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें या रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी। जब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे प्रत्येक जगह पे वेव फंक्शन का जो टॉपिक है वो यूज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में। बेसिक इंट्रोडक्शन में भी हम एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स की ओर चलेंगे, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आएंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने पास पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते थे फेज स्पेस। पर जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैलिड नहीं है, क्योंकि फेज स्पेस के अंदर क्या था, अपने को हम पार्टिकल की जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करके बताते थे। पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है कि या तो हम पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हैं एक्यूरेटली या पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसको एक्यूरेटली बता सकते हैं। अगर मैं एक साथ दोनों को एक्यूरेटली मेजर करके बताने की कोशिश करूंगा तो उसके अंदर क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिकली वैलिड नहीं है। ठीक है, अब अपने को क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ ऐसा चाहिए जो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बता सके। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, अपने पास अगर मेरे को पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल के टाइम के बारे में अगर मेरे को पता लगता है तो पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं निकाल के दे सकता हूं, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट मैं बता सकता हूं। जैसे मेरे को पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता लग गया, पार्टिकल के टाइम के बारे में पता लग गया तो मैं उसकी स्पीड बता सकता हूं, वेलोसिटी बता सकता हूं, एक्सेलरेशन बता सकता हूं, मोमेंटम बता सकता हूं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पावर, वर्क डन, एनर्जी, ऑल क्वांटिटी मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, अगर मेरे को पार्टिकल की पोजीशन और उसके टाइम के बारे में पता लगता है तो। ठीक है, और वैसे ही ऐसा ही कुछ हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ढूंढ रहे थे कि किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर है। ठीक है, तो अपने पास फिर डी ब्रोगली साहब आते हैं। डी ब्रोगली साहब आके क्या बोलते हैं, अपने पास जो पार्टिकल है, मान लिया मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो डी ब्रोगली साहब क्या बोले, इस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, एक वेव होगी जिसको हमने क्या बोला, मैटर वेव का नाम दिया। उसके बाद बताया गया कि जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है, इस वेव की वेलोसिटी निकाली गई, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली गई, तो वेव की वेलोसिटी ज़्यादा आ रही थी पार्टिकल से। तो फिर बताया गया ये वेव है वो पार्टिकल से एसोसिएटेड नहीं है। फिर बाद में बताया गया इस पार्टिकल से एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ वेव है। ठीक है, और जहां से वेव जो ग्रुप वेव का कंसेप्ट निकला। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट ने या फिर एक फिजिसिस्ट ने ये बोल दिया अगर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है तो हम वेव फंक्शन का यूज कर ले क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो वहां से वेव फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम निकल के आया। अब वेव फंक्शन होता क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर ले। तो क्वांटम मैकेनिक्स, अपने पास कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो अपने को कौन देगा, वेव फंक्शन देगा या क्वांटम स्टेट देगी। क्वांटम स्टेट को हम वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं या वेव फंक्शन को हम क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हैं। और इसको मैं सिंपल फॉर्म में, वेव फंक्शन क्या होता है अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो डी ब्रोगली साहब कह रहे थे पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, वेव होगी। तो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेव फंक्शन का यूज करते हैं। और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, प्रत्येक सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो अलग अलग होगा। हाइड्रोजन एटम का अलग होगा, हीलियम एटम का अलग होगा, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का अलग होगा, या फिर मैं किसी और सिस्टम का अगर मैं देखूंगा तो प्रत्येक सिस्टम का क्या है, अलग अलग वेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। और ये क्या, जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसको उस वेव को मैथमेटिकली हम किससे रिप्रेजेंट करके बताते हैं, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस क्या क्या बात करने वाले हैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन है उसको हम किस टाइप से लिखेंगे। मतलब क्या हर कोई एरा गैरा वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली वैलिड होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। या फिर इसकी कुछ कंडीशन होगी, कोई भी मैं क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। कोई भी एरा गैरा वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो वेव फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट किस टाइप से कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। और साथ ही इसकी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और जो ऑर्थोगोनल कंडीशन है इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है और साथ के साथ उसको फिजिकली कैसे समझना है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट
जो पॉइंट है अपने पास उसके ऊपर। तो वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स, वेव फंक्शन क्या है अपने पास, एक वेरिएबल क्वांटिटी है दैट मैथमेटिकली डिस्क्राइब द वेव करेक्टर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव को मैथमेटिकली हम किससे एक्सप्लेन करके बताते हैं, वेव फंक्शन से एक्सप्लेन करके बताते हैं। या जो पार्टिकल का वेव करेक्टर है, पार्टिकल जो वेव नेचर शो करता है उस वेव नेचर को हम मैथमेटिकली किससे शो करते हैं, वेव फंक्शन से शो करके बताते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, in quantum mechanics we know that wave function then we can find all information about system। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपने को वेव फंक्शन मिल जाए किसी भी सिस्टम का, तो मैं उस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल के बता सकता हूँ, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है या बाकी की जितनी भी क्वांटिटी है वो सब मैं निकाल सकता हूँ। जैसे अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स में होता था, क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की अगर पोजीशन और टाइम मेरे को मिलता है तो उस पार्टिकल की कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में निकाल के बता सकता हूं। पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास क्या है, वेव फंक्शन है। अगर किसी भी सिस्टम का मेरे को वेव फंक्शन मिल जाएगा तो मैं उस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल के बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट ए क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको क्वांटम स्टेट के बारे में नहीं पता है तो आप पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटम स्टेट को डिस्कस करने लग जाऊंगा तो लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वेव फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो वेव फंक्शन को बेसिकली हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पोजीशन स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो वेव फंक्शन अकेला ओनली पोजीशन स्पेस में हो या ओनली मोमेंटम स्पेस में हो, तो पोजीशन स्पेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मोमेंटम स्पेस में किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पोजीशन स्पेस में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेव फंक्शन को हम जनरली साई से डिनोट करते हैं, समटाइम 5 से भी करते हैं, पर मेनली साई से ही डिनोट करते हैं। तो साई क्या है, मेरे पास वेव फंक्शन है। ये वेव फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वेव फंक्शन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ये किस में है, ये पोजीशन स्पेस में। अगर मेरे को मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने क्या लिखा, फाई, और ये क्या है, फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, पीएक्स क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और टी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेव फंक्शन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ये किस में है, मोमेंटम स्पेस के अंदर है। ठीक है, अब ऐसे ना इसको अगर और टाइप से रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अपने पास ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन का फिजिकली क्या मतलब होता है, तो अकेला इस वेव फंक्शन का, अकेला इस साई का फिजिकली कोई भी मतलब नहीं होता है। हाँ, पर इसका अगर मैं मोड का स्क्वायर कर दूं तो इसका मीनिंग जरूर निकल के आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब इसका इनिशियली अकेला साई था अपने पास तो इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं था, पर जैसे ही इसके मोड का स्क्वायर करता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को ये किसको रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने इसी के ऊपर बात कर रखी, फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन डू नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। तो अकेला जो साई है इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, बट इट्स मोड्स के रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये क्या था, पोजीशन स्पेस के अंदर वेव फंक्शन था, मैंने इसके मोड का स्क्वायर कर दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करके बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करके बताएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो पोजीशन किस पे है, एक्स पोजीशन पे, और टाइम कितना है, टी। प्रोबेबिलिटी एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। टी टाइम के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर या उस एक्स पोजीशन के ऊपर कितना प्रोबेबिलिटी है ये हम बोल सकते हैं। तो हमने लिख रखा है प्रोबेबिलिटी एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। उसके बाद अपने को पता करना है, मेरे पास एक पर्टिकुलर रीजन है x2 x प्लस डी एक्स, इसके अंदर मेरे को क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी किस रीजन के अंदर, x2 x प्लस डी एक्स। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मेरे पास ये, तो साई एक्स और टी, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसके मोड का स्क्वायर कर दिया, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब अगर मैं इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, ये अपने पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। मैंने लेंथ से क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
ये किस में है, ये स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। कंप्लीट निकालनी है तो क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या आ जाएगी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये किस में थी, वन डायमेंशन के अंदर थी, ठीक है। dx क्या है, लेंथ है। अगर मेरे को एरिया के अंदर निकालनी है तो एरिया में क्या निकालूंगा, मेरे पास एरिया में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dA आ जाएगा। अगर वॉल्यूम के अंदर निकालना है तो dx की जगह क्या आ जाएगा, dV आ जाएगा, ठीक है। ये dx है तो वन डायमेंशन है, d है तो टू डायमेंशन, और dV है तो थ्री डायमेंशन है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ कि इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या है, dx है। dx क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ का जो डायमेंशन है वो कितना होता है, l है, l होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अपने पास जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, पर यहाँ पे dx का तो कितना है, l है। अब इसका कोई भी डायमेंशन ना होने के लिए अपने पास ये वाली जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन अपने पास 1/l हो, ठीक है, तो ऊपर l है नीचे l है, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी डायमेंशन अपने पास निकल के नहीं आएगा। और इसके मोड का स्क्वायर है तो यहाँ पे l की पावर कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इसका साई का डायमेंशन हो जाएगा किसमें, साइमन का जो वेव फंक्शन है इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, वन डायमेंशन के अंदर। उसके बाद हम बात करें इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और जो अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसके मोड का स्क्वायर इनटू dx, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अब इसका फिजिकली क्या मतलब है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पार्टिकल की जो टोटल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 1 होगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मेरे पास ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मेरा जो पेन है वो गुम हो गया, ठीक है। अब जो पेन गुम हुआ है, पेन के मिलने की इस क्लासरूम में जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पेन इन क्लासरूम, वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि पेन के पास अपने पैर तो नहीं है कि वो अपने पास अपने आप बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास पेन मिलने की कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, मेरे पास 1 आएगी। किसी ना किसी एक स्टूडेंट के पास तो पेन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो कंप्लीट अपने पास जो प्रोबेबिलिटी है ये किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। अब 1 का मतलब क्या है कि उस स्पेस में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है। उस स्पेस के अंदर पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मेरा जो पेन है वो उस रूम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा किसी स्टूडेंट के पास, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन ऑल स्पेस शुड बी 1। उस स्पेस के अंदर पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें किसके ऊपर, ऑर्थोगोनल कंडीशन पे। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है, अपने पास माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई ए स्टार, और ये जो वेव फंक्शन है ये हमने किस में लिख रखा है, पोजीशन में लिख रखा है। ये अपने पास दूसरा वेव फंक्शन है जिसका हमने क्या कर रखा है, डॉट कर रखा है, साई बी एक्स एंड टी और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a है, ये वाला जो a है और जो b है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, जो a है वो b के इक्वल नहीं है। इसको अगर हम फिजिकली समझना चाहें तो क्या समझेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल किसी एक टाइम t के ऊपर एक साथ दो जगह पे नहीं पाया जा सकता। एक t टाइम के ऊपर पार्टिकल या तो a पे मिलेगा या b पे मिलेगा, एक साथ दोनों जगह पे पार्टिकल नहीं मिलेगा किसी टाइम t के ऊपर, क्योंकि ये पार्टिकल है, भगवान नहीं है जो एक टाइम पे बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू टर्म इन ईच अदर। तो एक टर्म का दूसरी टर्म के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला, ठीक है। पार्टिकल एक टाइम के ऊपर एक ही मतलब किसी टाइम t पे पार्टिकल एक ही पोजीशन के ऊपर मिलेगा, दो अलग अलग पोजीशन के ऊपर नहीं मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अपने पास ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने पास ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इसको समझाने के लिए मेरे को एक एग्जांपल और ध्यान आया। जैसे प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट में क्या है, अपने पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मान लिया मैंने जहर रख दिया और साथ में मैंने एक कैट को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और बॉक्स को कर दिया बंद। तो अब वो कैट बॉक्स बंद है तो मैं बाहर से क्या सोचूंगा, कैट जिंदा है या मर गई, ठीक है। तो कैट जिंदा भी हो सकती है, अगर कैट ने वो जहर नहीं खाया है तो कैट जिंदा भी हो सकती है, जिंदा होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब अगर कैट ने वो जहर खा लिया होगा तो कैट मरी हुई भी हो सकती है, ठीक है। अब जिंदा होने की कुछ प्रोबेबिलिटी उसको मैंने साई ए बोल दिया और मरने की जो प्रोबेबिलिटी उसको मैंने क्या बोल दिया, साई बी बोल दिया। अगर मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो मैं बॉक्स खोल के देखूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। या तो कैट जिंदा होगी या फिर कैट मरी हुई होगी, ठीक है। या फिर मैं सिक्का हवा में उछालता हूँ, या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा। जब तक वो हवा में है तो हेड आने की भी पॉसिबिलिटी है और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी है, पर आएगा वो 1 ही, ठीक है। तो या तो यहाँ पे कैट जिंदा होगी या फिर कैट यहाँ पे मरी हुई होगी, तो ये वही है।
टोटल प्रोबेबिलिटी अपने को कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, सबको अगर मैं ऐड भी कर दूंगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी को, टेल आने की पॉसिबिलिटी को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा तो अभी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कैट के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी, मरे हुए की जो प्रोबेबिलिटी, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात थी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन पे। अब हम बात करते हैं कि क्या हर कोई वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली वैलिड होता है। इसके ऊपर अगर वैलिड नहीं होता तो उस वेव फंक्शन को लिखने की क्या क्या कंडीशन होगी, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कंडीशन क्या क्या होंगी क्वांटम मैकेनिकल जो वेव फंक्शन है उसके लिए। तो अपने पास जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है उसकी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे अपने को एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि अपने पास जो वेव फंक्शन है वो शुड भी क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, वेव फंक्शन should be single valued। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अपने जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सेकंड में हम लिखेंगे वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, ये अपने पास सेकंड कंडीशन है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या है, अपने पास जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और इस वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस, ये अपने पास थर्ड कंडीशन है। उसके बाद हम मैं बात करूँ फोर्थ पे, तो प्लस इनफाइनाइट के ऊपर और माइनस इनफाइनाइट के ऊपर अगर मैं वेव फंक्शन की वैल्यू देखूँ तो ये कितना आएगी, साई इक्वल टू अपने को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या रहेगा, वेव फंक्शन शुड बी 0 एट प्लस इनफाइनाइट, प्लस माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों के ऊपर क्या कितना मिलेगा, वेव फंक्शन 0 मिलेगा। अब अगर अपने पास किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अपने पास प्लस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर बात करूँ तो एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद इसको समझाता हूँ। वेव फंक्शन शुड बी, वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, मीन्स इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास कोई वेव फंक्शन है तो उसकी जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये साई एक्स टी और इसके मोड का स्क्वायर डी एक्स, इसको जब मैं सोल्व करूँ तो इसकी जो वैल्यू हो वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो वेव फंक्शन वैलिड होगा। फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तो वो वैलिड नहीं होगा। तो अपने पास ये कुछ कंडीशन है किसी भी वेव फंक्शन की। पहली कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सेकंड ये है कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब जो वेव फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद क्या बता रखा, वेव फंक्शन कंटिन्यूस है, उस वेव फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तभी सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, और प्लस इनफाइनाइट, और थर्ड में क्या बता रखा है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे जो वेव फंक्शन है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास वेव फंक्शन का जो लेक्चर है वो ये था। अब अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो